आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पे। मैं आशीष कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं आपका मेडिवल हिस्ट्री का यानी मध्यकालीन इतिहास, भारत का मध्यकालीन इतिहास के में ये आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, आपका बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2023 के एग्जाम के लिए। इसके साथ में आंसर भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री आपका बीए सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। सभी प्रश्न उत्तर पर इतना ही आपको देख लेना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ये आपका मेडिवल हिस्ट्री, इसके अंतर्गत आज हम जो क्लास लेके आए हैं इसके अंतर्गत मैं आपको जो प्रश्न प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसमें आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास है। यहाँ तक आपका 1206 ईस्वी से लेकर आपका 1774 ईस्वी तक इसमें इसका हम आज वर्णन करेंगे। यहाँ सभी में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। देखिए, यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से मैं आपको सभी प्रश्न उत्तर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपके बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर आपका मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास के आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। जिन विद्यार्थियों ने एंशियंट हिस्ट्री ले रखा है, जिनका विषय आपका प्राचीन इतिहास जो विद्यार्थियों ने ले रखा है, उसका मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हो। उसका भी लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। जो विद्यार्थी एंशियंट हिस्ट्री ले रखे हैं वो उस वीडियो को देखेंगे। जिन्होंने मेडिवल हिस्ट्री ले रखा है, जिन्होंने मध्य यानी जिन्होंने आपका मेडिवल हिस्ट्री ले रखा है, मतलब आपका मध्यकालीन इतिहास ले रखा है, कहना मतलब वे विद्यार्थी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से देखेंगे सभी प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ से आपको जो पहला प्रश्न आप लोग लेके आया हुआ हूँ, इसमें आपका रजिया सुल्तान कौन थी। ये आपकी रजिया सुल्तान जो थी, ये आपका रजिया सुल्तान आपका इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने से जब उसके उत्तराधिकारी के विषय में पूछा गया तो उनका कहना था कि मेरे पुत्रों में कोई भी सुल्तान बनने के योग्य नहीं है। मेरे मृत्यु के पश्चात आप देखेंगे कि रजिया सुल्तान के अतिरिक्त कोई भी इतना योग्य नहीं है जो इस देश पर शासन कर सके। इसलिए शासका बनने के बाद दरबारी अमीर उसके विरुद्ध हो गए। वे एक स्त्री के शासन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। फलतः 1240 ईस्वी में उनकी मृत्यु कर दी गई। आपके रजिया सुल्तान, मैंने आपको सारा क्वेश्चन यहाँ सब दिखा चुका हूँ। ये सभी प्रश्न आपको देख लेना है। आपका फिरोज तुगलक कौन थे। फिरोज तुगलक जो थे, मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसके द्वारा मनोनीत उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक यानी तुगलक दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा। उसकी जो गृह नीति एवं विदेश नीति दोनों अपना अलग अलग स्थान रखती थी। इसके शासनकाल में प्रजा को ऋणों से मुक्त, करों की कमी, सिंचाई की व्यवस्था और कलाओं यानी का विकास हुआ। फिरोज एक सच्चा मुसलमान था, वह प्रजा के हित का सदैव ध्यान रखता था। फिर अगला प्रश्न के हम बात करेंगे, जजिया कर क्या होता है। जजिया कर ये प्रश्न बहुत ही आपका इंपोर्टेंट प्रश्न है, अगले साल भी प्रश्न आपको दोहराया गया था। जजिया कर, इस कर को उन व्यक्तियों पर लगाया जाता है जो मुसलमान वे आस्था न रखकर अन्य किसी धर्म यानी वे मुसलमान में आस्था न रखकर अन्य किसी धर्म के अनुसरण करते हैं। मुस्लिम शासन गैर मुसलमानों से यह वसूल करके उन्हें जीवित रखने का अधिकारी स्वीकार कर लेते हैं तथा उन्हें एक उनके संबंधियों को सैनिक सेवा से मुक्त कर देते हैं। फिर अगला प्रश्न के हम बात करेंगे तो आपका खम्स। खम्स क्या होते हैं। खम्स का वास्तविक अर्थ आपका पंचमास अथवा पांचवा भाग होता है। मुसलमानों की सेना युद्ध में विजय प्राप्त करके जो लूट का माल लाती थी उसका पांचवा भाग राज्य को प्रदान कर दिया जाता था तथा पांचवा भाग ही विजयी सेना के सैनिकों तथा अफसरों में विभक्त कर दिया जाता था। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, दीवान ए मुस्त खराज क्या होता है। ये भी आप देख लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की यह धारणा बन गई थी कि ग्रामों में पटवारियों आपका मुकदम आदि के द्वारा भूमि का हिसाब सही नहीं रखा जाता है। अतः उनके दीवान ए यानी मुस्त खराज नामक विज्ञान की स्थापना की। इस विभाग का कार्य यह था कि यह लोगों को यानी देखे कि यह कर वसूली में भ्रष्टाचार न फैले। कोई कर्मचारी घूस व भेंट तो नहीं लेते हैं। ऐसे लोगों को जो नियम का उल्लंघन करते थे उन्हें कठोर सजा दी जाती थी। फिर अगले यदि हम प्रश्न की बात करेंगे, दीवान ए कोही क्या होता है। दीवान ए कोही क्या होता है का मोहम्मद तुगलक के कृषि विभाग की स्थापना की।
और उसका नाम दीवाने कोहली रखा गया। यहाँ तक आपको देख लेना है, अब आगे भी आपको पढ़ लेना है। वीडियो को आपको रोक रोक के आपको पढ़ लेना है, यदि मैं सभी प्रश्नों को उत्तर पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा जा सकता है। फिर आपका अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफ शंबी सुल्तान आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश तथा इनके उत्तराधिकारी के शासनकाल में उच्च पदों का कार्य करते रहे थे। इनकी माता गुलाम बादशाह यानी बलबन के एक उत्तराधिकारी आपका इमादुल मुल्क की पुत्री थी। यहाँ तक आपको एक बार पढ़ लेना, इसको आपको रोक के वीडियो को भी। मोती मस्जिद क्या है? आगरा के किले में बनी हुई मोती मस्जिद भी एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह यानी संपूर्ण सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसके निर्माण में 3 लाख रुपए व्यय हुए यानी खर्च हुए और 5 वर्ष इसको बनाने में समय लगा। आगरा के अन्य भवनों में आपका मुसमन बुर्ज यानी हो गया, आपका दीवान ए आम हो गया, दीवान ए खास हो गया, आपका शीश महल हो गया, खास महल आदि आपका नगीना मस्जिद प्रमुख है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। जुतुक ए बाबरी। जुतुक ए बाबरी क्या थी? देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा जुतुक ए बाबरी में लिखा है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी के समय से लेकर फिरोज शाह तुगलक के समय तक हिंदुस्तान का अधिकतर भाग दिल्ली के सम्राटों के अधीन में रहा। उस समय जब मैंने देश को विजय किया, 5 मुसलमान राजा तथा 2 काफिर शासक कर रहे थे। 5 मुसलमान राज्य प्रमुख रूप से दिल्ली हो गया, गुजरात, बहमनी राज्य, मालवा और बंगाल थे। तथा आपका काफिर क्यों राज्यों में जो विजयनगर और मेवाड़, इनमें मेवाड़ जो था राज्य में तलवार तथा वीरता के बल पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रखा है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अलाउद्दीन की मंगोल नीति। इट्स इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न। अलाउद्दीन की जो मंगोल नीति थी इसको भी आपको देख लेना है। अलाउद्दीन ने जब ये देखा कि 2 बार मंगोल दिल्ली तक बढ़ आए तो उनको यानी बड़ी चिंता हुई। सुल्तान ने सीमा सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया तथा उनको बलवान की नीति का अनुसरण किया। उसके सीमावर्ती पुराने किलों की मरम्मत करवाई तथा नवीन किले भी बनवाए। इस तरह से आपको देख लेना है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। मोहम्मद तुगलक एक विद्वान था। मोहम्मद तुगलक एक विद्वान था। देखिए, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सबसे अधिक विद्वान था, क्योंकि उसकी विद्वानता की सभी लोग प्रशंसा करते थे। वह अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अच्छा विद्वान था। विज्ञान में भी उसकी रुचि थी। वह ललित कलाओं का प्रेमी, संस्कृत विद्वान था। उत्तम कवि होने के साथ साथ एक चतुर तर्कशास्त्री, ज्योतिष, आपका दार्शनिक तथा गणितज्ञ भी था। उसमें तर्क करने की अपूर्ण क्षमता थी। ये अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। फिरोज की आपका जागीरदारी प्रथा। फिरोज की जागीरदारी प्रथा क्या थी? इसको भी आपको एक बार पढ़ लेना है जल्दी से। देखिए, जागीरदारी प्रथा में दोष को देखकर अलाउद्दीन खिलजी तथा मोहम्मद तुगलक ने जागीरदार प्रथा को बंद कर दिया था। फिरोज ने इन्हें पुनः प्रचलित कर दी, क्योंकि सेनापतियों, सैनिकों तथा राज्य के अन्य उच्च पदाधिकारियों को वेतन के रूप में जागीरें प्रदान करने की आज्ञा दी तथा इस प्रथा के कारण जागीरदारों का शक्तिशाली दल बन गया। कालांतर में यही प्रथा तुगलक साम्राज्य के पतन का कारण भी बनी। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। सुल्तान लोदी की धार्मिक नीति। ये भी आपका बहुत ही आपका प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न भी है। सिकंदर की धार्मिक नीति संकीर्णता तथा असहिष्णुता के सिद्धांतों पर आधारित थी। उन्हें धार्मिक के मामले में दूसरा फिरोज कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था कि वे धानेश्वर के सरोवर में स्नान नहीं करेंगे। नाइयों को यह आदेश दिया गया था कि वे घाटों पर दाढ़ी व बाल नहीं बनाएंगे। हिंदुओं पर उनके जजिया कर लगा दिया गया था। यात्रियों पर यात्रियां न करने का सलाह दी गई थी। यदि अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जात का था। बाल्यावस्था में ही उसे गुलाम बना लिया गया था। कालांतर में वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1992 ईस्वी में गौरी ने भारतीय शासन बनाने के बाद इसमें इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया तथा गौरी की मृत्यु के बाद वह स्वतंत्र शासक बना। ऐबक के प्रमुख कार्यों में
आपका एल्दौज के संघर्ष, बंगाल के विद्रोह को दबाना तथा सिंध और मालवा पर विजय थी। यदि अगले प्रश्न की बात करेंगे तो कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार क्या है? आपका गुलाम वंशी शासक कुतुब मीनार ऐबक की दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, जिसे इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया। जब बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल गिर गई तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने इस पर 2 छोटी छोटी मंजिलों का निर्माण कराया। इन्हें 5 मंजिल का मीनार कहा जाता है, अभी बनाया। अगले प्रश्न की यदि हम बात करेंगे, आराम शाह। आराम शाह कौन थे? आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र यानी गद्दी पर बैठा, किंतु दिल्ली के नागरिकों ने उसका समर्थन नहीं किया क्योंकि वह दुर्बल तथा अयोग्य नवयुवक था। आराम शाह के शासन में दिल्ली का नव स्थापित तुर्की राज्य 4 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया। लाहौर के लोगों ने आराम शाह का साथ दिया। इल्तुतमिश के विरुद्ध विद्रोह में वह पराजित हुआ और उसे मार डाला गया। यदि अगले प्रश्न की बात करेंगे, बाबरनामा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट का प्रश्न है। यह बाबर की आत्मकथा, इसकी जीवनी ही बाबरनामा। इसमें बाबर के शासनकाल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और दार्शनिक दशा का वर्णन प्राप्त होता है। बाबर की आत्मकथा इन अमूल्य रिकॉर्डों में से एक मानी जाती है जो सभी कालों में विश्वसनीय तथा अगस्टाइन, रूसो, बिगन और न्यूटन स्मरणों की क्षमता रखती है। यह बाबर के इतिहास का अमूल्य स्रोत है। यदि अगले प्रश्न की बात करेंगे, 40 गुलामों का दल। 40 गुलामों का दल कौन सा होता था? अपनी शक्ति को यानी सुदृढ़ यानी शक्तिशाली बनाने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक दल की स्थापना की। इस दल के संपूर्ण यानी सदस्य सुल्तान के प्रति निष्ठावान और स्वामी भक्त थे। इन्हें उच्च नीच यानी ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया और विरोधी अमीर एवं सरदारों को प्रचंड कर दिया गया। इस दल में चारागान भी कहा जाता है। इस दल को चारागान भी कहा जाता है। 40 गुलामों का जो दल होता है इसे चारागान दल भी कहा जाता है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो गौसा का युद्ध कब हुआ, किसके मध्य हुआ? आपका हिंदाल के यानी विद्रोह के समाचार में हुमायूं आगरा की ओर बढ़ा, यानी मुंगेर से गंगा पार करते उसका सामना शेरखा से होना अवश्य स्वाभाविक हो गया। 3 महीने दोनों सेनाओं ने यानी आमने सामने डटी रही। अंत में 16 जून 1539 ईस्वी को शेरखा ने सेना की मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगलों की भागदंड मच गई और बड़ी संख्या में मारे गए। यानी हुमायूं बड़ी कठिनाई से यानी निजाम खां यानी एक जो भिस्ती था की सहायता से गंगा पार कर सका। हुमायूं और यानी अस्कारी आगरा चले गए। फिर आपका शेरखा के इस युद्ध के पश्चात अपने को सुल्तान घोषित कर दिया गया। शेरशाह की यानी उपाधि ग्रहण की। फिर अगले प्रश्न के हम बात करेंगे, ताराबाई कौन थी? ताराबाई के बारे में भी आपको एक बार सही से देख लेना है। मुगल मराठा संघर्ष के राजा राम की विधवा ताराबाई का महत्वपूर्ण योगदान था। इस वीर महिला के मराठों के एक नई स्फूर्ति का संचार किया। राजा राम के द्वितीय पुत्र यानी शिवाजी को सिंहासन पर बैठाकर उसने स्वयं युद्ध का संचालन किया। आपका 1705 ईस्वी में मुगल तथा मराठों के बीच संधि हुई, परंतु सफलता न मिली। ताराबाई ने कुछ दुर्ग यानी वापस जीत लिए। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, इल्तुतमिश का चरित्र कैसा था? इल्तुतमिश का चरित्र कैसा था, इसको भी एक बार आपको सही से पढ़ लेना है। भारत में मुसलमान प्रभुसत्ता का वास्तविक श्री गणेश उसी से होता है। वह एक निरंकुश यानी शासक था। यहाँ से लिखे RP त्रिपाठी ने यहाँ से लिखा हुआ है। यदि अगले प्रश्न की बात करेंगे, रजिया के विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे, ये भी आपको देख लेना है। रजिया का विरुद्ध असंतोष का जो प्रमुख कारण था 40 गुलामों के दल का प्रभाव था। रजिया के इस दल में यानी प्रभाव को समाप्त करना चाहती थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद यह दल शक्तिशाली हो गया था तथा राजसत्ता को अपने प्रभाव में रखना चाहता था। रजिया स्वतंत्र रूप से शासन
करना चाहती थी। तुर्की अमीर उसकी राह में मोड़ बने हुए थे, अतः तुर्की अमीरों को उसके दमन करना चाहा। यानी रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों जैसे यानी वस्त्र धारण करती थी। यदि अगले प्रश्न की बात करेंगे, इल्तुतमिश द्वारा मंगोल समस्या का कैसा समाधान किया। वीडियो को रोक के इसको को अध्ययन कर लेना है। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर किस प्रकार अधिकार किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपके थे ये ने मोहम्मद गौरी के साथ युद्धों में भाग लिया। तराइन के युद्ध यानी द्वितीय युद्ध में विजय होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपने विजयी प्रांतों के शासन का भार संभालने के लिए उनको अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया। जब मोहम्मद गौरी को स्वदेश में था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में अजमेर तथा मेरठ के विद्रोह का दमन किया। उसके बाद उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक एक न्यायप्रिय शासक था, इस बात को स्पष्ट कीजिए। देखिए, ऐबक एक न्यायप्रिय शासक था। हसन आपका निजामी के अनुसार जनसाधारण के परत न्याय तथा उसके हितों की रक्षा के दायित्व की अधब्य यानी भावना से ही उसके महानताएं प्रदान की। यानी लेनपुल ने लिखा यहाँ से कि उसके राज्य में शेर और बकरी एक घाट का पर पानी पीते थे। यानी सड़कें डाकों से रहित थी। हिंदू ऊंचा ना नीचा आदर की दृष्टि से देखा जाता था। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, पानीपत के प्रथम युद्ध के क्या परिणाम थे, क्या इसके रिजल्ट थे। यदि हम बात करेंगे इसके, पानीपत के जो प्रथम युद्ध था भारतीय इतिहास के इसका जो महत्वपूर्ण स्थान था, यह एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में के पश्चात भारतीय इतिहास का दूसरा युग प्रारंभ होता है। क्योंकि भारतीयों की ओर दूसरी विदेशी सत्ता के अधीन को आना पड़ा, या इस युद्ध के में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और वह इस युद्ध में मारा गया। दिल्ली के अफगानों का राज समाप्त हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। शेर खां कौन थे, शेर खां के बारे में भी आपको एक बार देख लेना है। शेर खां एक बहुत ही शक्तिशाली महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, सांभा जी कौन थे, इसके बारे में आपको देख लेना। शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था सांभा 22 वर्ष की अवस्था में ही गद्दी पर बैठ गया था। शिवाजी जी का ये पुत्र था आपका सांभा जी। वह अत्यंत वीर और साहसी होते हुए भी अयोग्य यानी भ्रष्ट और विलासी था। उसने अपने छोटे भाई राजा राम के बंदी गृह से डाल दिया गया था, इसको बंदी डाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने अपने विरोधियों का कठोरता से दमन किया। फिर अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है, क्यों, किसकी याद में बनाया गया, ये भी अब देख लेना है। विश्व की सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा सुंदर इमारतों की स्थापना कला के दृश्य में ताजमहल का भी प्रमुख एक स्थान है, प्रमुख इमारत माना जाता है। यानी इमारत यानी मुगल साम्राज्य शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के यानी स्मरण में या इसकी मृत्यु में इसको याद में इसको ताजमहल बनवाया था। यह 1653 ईस्वी में इसको निर्माण हुआ था। आपका ताजमहल एक ऐसा मकबरा है जिसमें मुगल शालीन स्थापत्य कला के विकास एवं चरमोत्कर्ष का पर पहुंचा दिया। यह विश्व की आश्चर्यों में से एक माना जाता है। औरंगजेब की दक्षिणी नीति क्या है, औरंगजेब की दक्षिणी नीति आपको देख लेना है। औरंगजेब भारत का एक 6 राज्य स्थापित करना चाहता था, अतः उसने दक्षिण विजय करने की योजना बनाई। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। बीजा और गोलकुंड के शासन शिष्य थे। दक्षिण के सुल्तानों में कई वर्षों के खिराज पर अदा नहीं किया था। दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति बढ़ रही थी। विद्रोह अकबर ने दक्षिण में पहुंचकर मराठों की सहायता में खलबली मचा दी थी। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो शिवाजी का चरित्र कैसा था, ये भी आपको देख लेना। शिवाजी की सफलता का प्रधान कारण उसका आकर्षण व्यक्तित्व एवं चरित्र था। वे बड़े ही दूरदर्शी थे। वे एक महान विजेता योद्धा यानी संगठनकर्ता एवं कुशल राजनीतिज्ञ थे। स्वयं औरंगजेब ने एक बार उनके बारे में लिखा है कि वह एक महान सरदार था और केवल वही अकेला था जिसमें एक साम्राज्य स्थापित करने की महानता थी। उनमें मैजीनी जैसा विश्वास, आपका गैरीबाल्डी जैसा उत्साह और कैबूर जैसी कूटनीति थी। यदि अगले प्रश्न की बात करेंगे, अष्टप्रधान
क्या होता है? अष्टप्रधान जो होता है आपका, शिवाजी ने अपने शासन कार्य को संचालित करने एवं परामर्श लेने के लिए अष्टप्रधान नामक एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया। इसमें 8 मंत्री थे जो अपने समस्त कार्यों के लिए शिवाजी के प्रति उत्तरदायी थे। अष्टप्रधान के सदस्यों का नाम क्रमशः पेशवा, आत्मा जिसे मजदूर कहते हैं, मंत्री थे, सचिव थे, इसमें का दरबार आपके दबीर भी थे, इसमें के सेनापति भी थे, पंडित राव भी थे इसमें के, और न्यायाधीश भी। सभी इसमें 8 इन्होंने सदस्य की नियुक्ति की थी। अष्टप्रधान इसी के नाम से जाना जाता है। ये आपका राणा सांगा के बारे में भी देख लेना है। यह मेवाड़ का राजा था। खानवा के युद्ध में बाबर का राणा सांगा की मुठभेड़ में हुई यह युद्ध के राजपूतों की बड़ी ही वीरता का परिचय दिया। बाबर ने अपने सैनिकों को जिहाद का नारा दिया। 16 मार्च 1527 ईस्वी में भीषण युद्ध के राणा सांगा को एक तीर लगने से घायल हो गया और वह मर गया। यदि अगले प्रश्न हम बात करेंगे हल्दी घाट का युद्ध, यानी हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का कब युद्ध हुआ? यह युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। यह 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाट के मैदान में महाराणा प्रताप और मुगल सेना के भीषण युद्ध हुआ। अंत में महाराणा प्रताप पराजित हुए और वे भाग निकले। उनके प्रिय यानी घोड़े चेतक ने थकान के कारण प्राण त्याग दिए। राणा ने अपनी राज्य की भीतरी यानी भागों में शरण ली। मुगल सेना ने उनकी सभी किलों पर अधिकार कर लिया। दीन ए इलाही क्या है? दीन ए इलाही का अर्थ होता है मजहब या धर्म, इलाही का अर्थ होता है ईश्वर। आपका दीन का जो अर्थ होता है मजहब होता है या धर्म होता है, और इलाही का जो अर्थ होता है ईश्वर होता है। यदि अगले प्रश्न हम बात करेंगे इबादत खाना क्या है? इबादत खाना आपका 1575 ईस्वी में अकबर अन्य धर्मों की ओर आकृष्ट हुआ और फतेहपुर यानी सीकरी में धार्मिक वाद विवाद के लिए इबादत खाना यानी जिसे पूजा गृह का निर्माण करवाया। यदि अगले प्रश्न हम बात करेंगे अकबर की राजपूत नीति क्या थी? ये भी आपको देख लेना है। अकबर की राजपूत नीति भी आपको पढ़ लेना है। सभी प्रश्न में नहीं पढ़ूंगा, नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो जा सकता है, ये भी देख लेना है। जागीर की चित्रकला से क्या है ऐसे। फिर औरंगजेब की धार्मिक नीति क्या थी? भारतीय इतिहास में जहां अकबर की अपनी धार्मिक उदारता के लिए विख्यात है, वही औरंगजेब अपनी धार्मिक कट्टरता और सहिष्णुता के लिए भी मशहूर है। या उसकी धार्मिक नीति इस्लामी आचार विचार पर आधारित है। इसकी सहायता के अनुसार शासन करने का निश्चय किया। इस नीति के अंतर्गत उसको करों को हटाया, सिक्कों का कलमा हटाया, मादक वस्तुओं का प्रतिबंध, नवरों के प्रतिबंध, सभी प्रतिबंध इन्होंने लगाया। कन्नौज का युद्ध आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में आपको क्या जानते हो ये भी आपको देख लेना है। यह जो आपका कन्नौज का युद्ध जो आपका हुआ है, ये आपका चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह ने उसका पीछा किया और कालपी और कन्नौज की रोधिता हुआ बिलग्राम के निकट पहुंचा। 17 मई 1540 ईस्वी में शेरशाह के मुगल पर शिविर और आक्रमण कर दिया। कीचड़ के कारण मुगल शासक सैनिक तोपों का प्रयोग न कर सका। इस प्रकार अफगानों ने बड़ी आसानी से विजय प्राप्त की। इस युद्ध में एक गोली तक नहीं चलाई। यदि अगले प्रश्न की हम बात करेंगे खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं? खिलजी क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। आपका खिलजी क्रांति भारत में यानी मुस्लिम राजस्व के विकास महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अलाउद्दीन खिलजी को गद्दी प्राप्त हुई, वह न तो वारसाधिकार से प्राप्त हुई, न ही चुनाव अथवा षड्यंत्र से। यह आपका जाति एवं खलीफा के स्वीकृत से पर भी उन्होंने अपने राजस्व का दावा नहीं किया। इसको एक बार पढ़ लेना वीडियो को रोक के सही से आपको। यदि अगले प्रश्न हम बात करेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति को आपको संक्षेप में लिखिए। मैंने ये प्रश्न आगे भी बता चुका हूँ, चाहे तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने धर्म की ज़्यादातर प्रचार की है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से लिख देना है। ये जो औरंगजेब जो था ये कट्टर मुस्लिम यानी सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने धर्म कट्टरता की नीति पर अपनाकर हिंदुओं को अपना शत्रु बनाया। वह स्वयं कुरान का पालन करता था और चाहता था कि भारत यानी मुस्लिम में परिवर्तित हो जाए। इसका मेन उद्देश्य यही था। पूरा ये मुस्लिम कंट्री बनाने का इसका इंडिया का मेन उद्देश्य यही था इसका। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में आप क्या जानते हैं? ये प्रश्न मैंने अष्टप्रधान का आगे भी मैंने बता चुका हूँ, इसको भी एक बार आपको देख लेना। फिलहाल के लिए हुमायूं के व्यक्तित्व पर आपको प्रकाश या परीक्षण आपको दे देना है इसके।
हुमायूं के बारे में आपको देख लेना। हुमायूं का व्यक्तित्व आकर्षण था, उसने अपनी वीरता योग्यता में प्रतिभा का अभाव न था, उसने उसमें प्रेम दया उदारता भी पर्याप्त मात्रा में थी। वह आदर्श व्यक्ति था, पिता पुत्र भाई व तथा प्रति रूप में वह आदर्श था। इस तरह इसको देख लेना। वह आज्ञाकारी पुत्र भी था, पिता की आज्ञा अनुसार उसने सारा राज्य अपने भाइयों में बांट दिया था। इसको एक बार पढ़ लेना, जैसे यदि लॉन्ग में प्रश्न पूछ रहा तो इसको एक बार पढ़ दे लोगे तो आप बिल्कुल लिख पाओगे अपने एग्जाम में। यहाँ तक आपको देख लेना है। फिर अगले प्रश्न की हम बात करेंगे तो आपका भक्ति आंदोलन, आपका जो यहाँ से दिया हुआ है भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, आपका यहाँ से दिया हुआ है भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसके उधर के कारण भी देखिए। भक्ति जो भारतीय सनातन धर्म के समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहे। प्रारंभ में जो हिंदू धर्म बहुत ही सरल था, जिसमें केवल मंत्रों द्वारा ही देवताओं को संपन्न किया जाता था। कुछ समय पश्चात कर्मकांड प्रधान हो गए, परिणामस्वरूप जैन एवं बौद्ध धर्म का आविर्भाव हुआ। इसी प्रकार सल्तनत काल में धर्म के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लहर आई। फिर इसके उत्पत्ति के कारण भी आपको एक बार पढ़ लेना, भक्ति भी इसको भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न कर दिया, मोहम्मद तुगलक के प्रारंभिक जीवन तथा उसकी विशेषताएं क्या थी, उसकी योजनाएं क्या थी, सॉरी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। मोहम्मद तुगलक के बारे में आपको देख लेना है। मैंने तुगलक के बारे में आगे भी बता चुका हूँ, आप यहाँ भी एक बार देख सकते हैं। मोहम्मद तुगलक जो था आपका 1325 ईस्वी में आपका सुल्तान बना था। ये अगले प्रश्न की हम बात की, इसके यहाँ से योजनाएं भी आपको देख लेना, कौन सी योजनाएं चलाई हुई थी। दोआब में कर की वृद्धि सही योजनाएं इसकी थी। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण का वर्णन कीजिए। औरंगजेब की नीतियां उसके कहाँ पर उत्तरदायी था। मुगल साम्राज्यों के अगर कारण जो थे राजनीतिक कारण इसमें थे, राजनीतिक कारण के अंतर्गत आपको पढ़ लेना है। फिर साम्राज्य की विफलता इसके और अमीर की दलबंदी का षड्यंत्र सॉरी। यहाँ से फिर अगला प्रश्न की बात करेंगे, शेरशाह सूरी का शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। शेरशाह सूरी की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ये भी आपको देख लेना। शेरशाह सूरी का मैंने आगे भी कुछ बता चुका हूँ, ये लॉन्ग में यहाँ से एक बार पढ़ लेना। शेरशाह जो थे के शासन में कुछ उद्देश्य थे। वह जनसाधारण के लिए सुख तथा शांति की व्यवस्था करना चाहता था, अफगानों को संगठित करना चाहता था। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने शासन प्रबंध में अपनी कुशलता का परिचय दिया। शेरशाह सूरी एक महान शासक थे। यहाँ से एक बार आपको पढ़ लेना वीडियो को रोक के। फिर अगले प्रश्न की बात करेंगे, अकबर की यहाँ से राजपूत नीति, अकबर की राजपूत जो नीति थी कि इसकी विवेचना आपको कर देना है, ये भी आपको देख लेना है। अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था, यह एक कुशल वृद्धि कूटनीतिज्ञ एवं दूरदर्शी शासक था। मुगल ये आपको इसके अंदर आपको एक बार पढ़ लेना फिलहाल के लिए। यदि अगले प्रश्न की हम बात, इसके यहाँ से और भी नीचे दिए हुए हैं, इसके निम्नलिखित अनुसरण भी दिए हुए हैं, इसको भी आपको देख लेना है। इसको आपको सही से पढ़ लेना है, यहाँ तक आपको थोड़ा सा भी आपको छोड़ना नहीं है। इसके बारे में आपको यहाँ से डॉक्टर बेनी प्रसाद अभिगत ने यहाँ से लिखा है कि मध्यकालीन यानी राजपूतों के अंतर्गत कोई भी अन्य जाति यानी अपनी बहादुरी के कारनामे तथा आपका रोमांचकारी कथाओं सम्मान और गौरव का दावा नहीं कर सकती है। इसको एक बार सही से पढ़ लेना। सारे मैंने प्रश्न आपको दिखा दिया जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आपके मेडिवल हिस्ट्री, आपके मध्यकालीन इतिहास हैं, आपके भारत का मध्यकालीन इतिहास, आपके इसके अंतर्गत मैंने आपको जो प्रश्न आपको प्रोवाइड कराया है, इतने प्रश्न आपको देख के चले जाना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।